हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, ओके। और क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्या संस्थागत कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोतों का स्थान लेने में सफल रहे? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का आंसर। कह रहा कृषि वित्त यानी कृषि साख से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। ठीक है, कृषि साख क्या होता है भाई? ऋण प्रदान कराया जाता है ग्रामीण किसानों को। ठीक है ना। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार कृषि की वह साख जिसकी कृषकों को कृषि कार्यों को पूर्ण करने में आवश्यकता होती है कृषि वित्त या साख के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में कृषि वित्त या साख से तात्पर्य उस वित्त अथवा साख से होता है जिसका उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु किया जाता है। कृषि यंत्र क्रय करने, सिंचाई की व्यवस्था करने, विपणन से संबंधित कार्य या कृषि से संबंधित अन्य किसी कार्य के लिए हो सकती है। भारतीय किसानों का अधिकतर भाग छोटे व सीमांत किसानों का है जो निर्धन है। ठीक है ना। बहुत सारे जो किसान होते हैं क्या होता है, निर्धन यानी गरीब होते हैं, जिस कारण कृषि की नवीन तकनीक को अपनाने के लिए, उत्पादन के नए साधनों को बाजार से खरीदने के लिए इनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। ठीक है, नए नए तकनीक आता है या और भी बहुत सारे सामान आता है कृषि के लिए जो कि खरीदना में बहुत महंगा पड़ता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इसके लिए वो ऋण लेते हैं। ऐसे में कृषि वित्त की उचित व्यवस्था द्वारा किसानों को कृषि विकास हेतु उचित वित्त उपलब्ध करा के ही भारत में कृषि का पूर्ण विकास किया जा सकता है। भारत में कृषि वित्त की पूर्ति के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला गैर संस्थागत स्रोत या व्यक्तिगत स्रोत, दूसरा है संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत वित्त स्रोत में मुख्य रूप से साहूकार या महाजन, व्यापारी, मित्र व संबंधी तथा भूस्वामी आते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। साहूकार व महाजन। भारत में साहूकार तथा महाजन संस्थागत कृषि साख का विकास हो जाने पर भी ग्रामीण वित्त व्यवस्था में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह अभी भी देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय साख एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार साहूकार तथा महाजन दो प्रकार के हैं। प्रथम कृषक साहूकार हैं जो मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करते हैं। द्वितीय व्यावसायिक साहूकार हैं जिनका प्रमुख व्यवसाय ही रुपया उधार देना है। ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे आसपास। व्यापारी एवं कमीशन एजेंट। व्यापारी व कमीशन एजेंट किसानों को कृषि उत्पादन कार्यों हेतु वित्त उपलब्ध कराते हैं। इनके द्वारा कुछ विशेष फसलों जैसे फल, मूंगफली, गन्ना तथा तंबाकू आदि के उत्पादन हेतु ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए वादे करते हैं और इसमें से भी अपने कमीशन की भारी वसूली करते हैं। ठीक है। संबंधी एवं मित्र। किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों से नकद या वस्तुओं के रूप में उधार लेते हैं। ये उधार सामान्यतः अनौपचारिक रूप से दिए जाते हैं जिन पर ब्याज दर बहुत नीची होती है या ब्याज ही नहीं लिया जाता। ऐसे उधार अल्पकालीन होते हैं जो फसल कटाई पर लौटा दिए जाते हैं। इस प्रकार के वित्त व्यवस्था अनिश्चित होती है। कुल कृषि वित्त में इस प्रकार के वित्त का हिस्सा बहुत कम ही रहा है। 1951-52 में यह 14.2% था, जो 1991 में घटकर 4.3% रह गया है। भूस्वामी एवं अन्य। छोटे एवं सीमांत किसान तथा काश्तकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूस्वामी एवं अन्य पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के वित्त स्रोत में भी साहूकार व व्यापारियों, एजेंटों जैसे दोषपूर्ण कार्य प्रणाली द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और छल द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाती है और उन्हें भूमिहीन कर बंधुआ मजदूर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। संस्थागत वित्त स्रोत। इसके अंतर्गत ऐसी राशियां शामिल की जाती है जो सहकारी समितियां, वाणिज्य बैंकों, सरकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। संस्थागत वित्त संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने या आय को अधिकतम करने में सहायता देना है। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण की व्यवस्था करते हैं। संस्थागत वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है। सरकार। केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही किसानों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त सहायता देती है। सरकार किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती है।
प्रत्यक्ष रूप से किसानों को दिए जाने वाले ऋणों को तकावी ऋण कहा जाता है। ऐसे ऋण विपदा या आपात स्थिति में दिए जाते हैं, जैसे युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। यह ऋण सामुदायिक विकास विभाग, राजस्व विभाग या सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाते हैं। सहकारी समितियाँ, सहकारी साख समितियाँ कृषि के वित्त का सबसे बढ़िया तथा सस्ता स्रोत है। ये समितियाँ उत्पादन कार्यों हेतु ही ऋण प्रदान करती है, जिनकी ब्याज दर भी अन्य संस्थाओं की तुलना में कम होती है। भारत में सहकारी समितियाँ 3 स्तरों पर कार्य करती है। राज्य सहकारी बैंक राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिकी साख समितियों का स्थान होता है। गांव के कोई भी 10 लोग मिलकर प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। इनकी कार्य पद्धति समस्त सहकारी साख की उन्नति एवं समृद्धि के सूचक है। वाणिज्य बैंक, काफ़ी लंबे समय तक वाणिज्य व्यापारिक बैंकों का कृषि वित्त में हिस्सा हुआ बहुत कम था। 1950 से 51 में 0.9% तथा 1961-62 में 0.7% था। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 वाणिज्यिक बैंक तथा 15 अप्रैल 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद इन बैंकों द्वारा कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा। ये अल्पकालीन तथा मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्य बैंक ने न केवल किसानों को उर्वरक, पंपिंग सेट व अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऋण दे रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, जो देश के कुल बैंकिंग कारोबार का 26.2% कारोबार संभालते हैं। 1955 में अपनी स्थापना के समय से ही यह कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। यह सहकारी बैंकों के वित्त उपलब्ध कराता है, सहकारी बैंकों के धन का निःशुल्क स्थानांतरण करता है, गोदामों के निर्माण के लिए ऋण देता है, किसानों का ट्रैक्टर व अन्य यंत्र खरीदने के लिए सीधे ऋण देता है। कृषि साख की समस्याएं। कृषि ऋण अन्य उद्यमों के लिए प्राप्त ऋण से भिन्न होता है, जिसमें मुख्य कारण कृषि उद्यम की कुछ विशेषताओं का होना, जिससे कृषि ऋण की समस्याएं अन्य व्यवसायों को ऋण समस्याओं से भिन्न होती है। कृषि ऋण की प्रमुख समस्याएं हैं अपर्याप्त उपलब्धि। कृषि की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि की उपलब्धि अपर्याप्त है। यद्यपि कृषि साख की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है, परंतु हमारी जनसंख्या में वृद्धि तथा कृषि उपकरणों, खाद व बीज आदि के मूल्य में भारी वृद्धि को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह रकम अभी भी हमारी कृषि साख आवश्यकताओं की तुलना में काफ़ी कम है। कृषि ऋणों की कम वसूली। कृषि ऋणों की वसूली में कमी तथा बकाया ऋण की वृद्धि ने भी कृषि साख को प्रभावित किया है। पिछले 3-4 वर्षों में 40 से 42% ऋण राशि बकाया के रूप में रही है। इससे सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों को अन्य व्यक्तियों को कृषि साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधा आई है। निर्धन कृषकों को कम साख। कृषि साख का लाभ उन निर्धन कृषकों को नहीं मिल पाता जिन्हें अपनी उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है। अधिकतर ऋण धनी तथा प्रभावशाली किसान प्राप्त कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप जहां एक और ऋण की वसूली में बाधा आती है, वहीं दूसरी ओर ज़रूरतमंद कृषकों को ऋण नहीं मिल पाता। ऋण की अपर्याप्त मात्रा। कृषि साख की एक मुख्य समस्या ऋणों की अपर्याप्त मात्रा है। सामान्यतः देखा गया कि कृषकों को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलता। इस कारण उस ऋण का प्रयोग में कृषि कार्यों में न करके बल्कि अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप कृषि साख का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता तथा कृषि ऋण वसूली की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देरी से कार्रवाई या लालफिताशाही। कृषि प्रदान करने वाली समस्याओं को कागजी कार्रवाई इतनी लंबी चौड़ी तथा जटिल होती है कि गांव के गरीब तथा अशिक्षित किसानों के लिए ऋण संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इससे कृषकों को ऋण मिलने में कठिनाई आती है। ऋण वापस करने का निश्चित क्षमता। अधिकतर किसानों के ऋण वापस करने की क्षमता अनिश्चित होती है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं न होने के कारण कृषि आज भी मानसून का जुआ है। कृषक को ऋण मिल भी जाए परंतु वर्षा पर्याप्त नहीं हो पाई तो भी ऋण चुकाने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी। इसके परिणाम फलस्वरूप बैंकों को नई साख सुविधा उपलब्ध कराने की कठिनाई होगी। अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं। भारत में अभी भी संस्थागत साख सुविधाएं अपर्याप्त है। ठीक है, तो संस्थागत जो पैसा देने ऋण देती है
वो अभी भी अपर्याप्त है। प्राथमिक कृषि साख समिति, ग्रामीण बैंक तथा व्यापारिक बैंकों की शाखाओं की संख्या अभी भी अपर्याप्त है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र इनकी सुविधाएं से वंचित हैं। वहाँ के निवासियों के कृषि संबंधी ऋण प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, साहूकार महाजन आगे हो जाते हैं और ऋण दे देते हैं और फिर अपना परसेंटेज ब्याज वसूलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आप लोग, ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग को वीडियो को अपने जो दोस्त जो आप लोग को चैनल के बारे में नहीं जानता है उसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लाए के हेल्प के लिए। और हाँ, आप लोग के जो जूनियर बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर चल रहा है, उनको बताइए चैनल के बारे में कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है अपलोड है और यहाँ से आकर पढ़ें और अपना पेपर दें अच्छे से। ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना हेल्प कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।